जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों हम सब एक क्रम से पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों संविधान सभा के गठन से पूर्व की जो गतिविधियां थी यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, क्योंकि जानते हैं दोस्तों पहले संविधान सभा बना था, उसी के आधार पर दोस्तों संविधान का निर्माण किया गया था। तो वहां तक की चीजों को हमने पढ़ा था कि किस हिसाब से दोस्तों संविधान सभा का मतलब गठन किया गया। तो उम्मीद है आपको वहां तक की चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई गई होंगी कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, या किस तरह से दोस्तों कैबिनेट मिशन में किस तरह से इसकी बातें की गई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन क्या था, किसके निर्देशन में बाकी चीजें तैयार हुई थी, एम आर राय जी की इसमें क्या भूमिका थी, मोतीलाल नेहरू जी की क्या भूमिका थी, गांधी जी की क्या भूमिका थी। तो हमने यहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से देखा था। आज कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रह गए हैं दोस्तों संविधान सभा से लेके और बाकी कैबिनेट मिशन से लेके, उसको भी हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन और आपसे बन सकते हैं। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, आपको जो भी पढ़ाया गया उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से उसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आप चीज़ों को समय समय पर रिवाइज कर लें। क्योंकि एग्जाम के समय क्या होता है, चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती है, उस समय हमारे पास टाइम कम होता है और हम चीज़ों को फिर देख नहीं पाते। तो आपको जो भी पढ़ाया गया है आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कैबिनेट मिशन के बारे में और संविधान सभा के बारे में एकदम विस्तार तरीके से समझा था कि संविधान सभा के बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हमारी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और मॉडर्न इंडिया दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इंडियन पॉलिटी में जाएंगे दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पूरा संविधान ही विस्तार रूप से पढ़ाया जा रहा है। वहां पर आपको पूरा प्रस्तावना से लेकर मूल अधिकार से लेकर डीपीएसपी से लेकर हर एक चीज को विस्तार रूप से पढ़ाया गया है और वहां पर संविधान सभा को और ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया। तो जिन लोगों को दोस्तों इसमें नहीं समझ में आया होगा वो लोग क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देखेंगे दोस्तों, आपको संविधान सभा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्योंकि वहां ओवरऑल पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेहतरीन तरीके से बताया गया कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या बातें की गई थी और संविधान में कितने भाग रखे गए हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, एक एक अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं। तो सब आपको क्रम से वहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, वहां से बाकी चीज़ों को देख लेंगे। बाकी मॉडर्न इंडिया में आप सब जानते हैं दोस्तों ये जो संविधान सभा हुआ, संविधान हुआ, ये सब चैप्टर ऐसे होते हैं जो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के भी में भी आते हैं और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में भी आते हैं। तो कुछ सिलेबस आपके दोनों जगह आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी वो इंक्लूड है और पॉलिटी में भी इंक्लूड। क्योंकि उस समय दोस्तों क्या रहा, कंटेम्पररी चल रहा था, मतलब समकालीन जो भारत चल रहा था, तो उस समय ये सब चीज़ें घटित हो रही थी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी जो लोग चैनल से अभी जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को एक क्रम से एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करेंगे, तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम देखने वाले दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में संविधान सभा के गठन से लेकर पूर्व की जो गतिविधियाँ थी वहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। अब हम देखने वाले दोस्तों आपके एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और चीजों को क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए जिनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आप उसको अब देख लीजिए। देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना आया था उसके अनुसार दोस्तों संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई 1946 में हुए थे, यानी 1946 में हुए थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, चुनाव कब हुआ था दोस्तों, जुलाई 1946 में, यानी 1946 में दोस्तों। जुलाई का मंथ था, ईयर क्या था, 1946। तो आपको मंथ और ईयर दोनों याद रखने हैं कि संविधान सभा के लिए दोस्तों चुनाव कब हुए थे, और जुलाई 1946 में हुए थे। और किस योजना के तहत हुए थे, तो जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना आया था उसके आधार पर दोस्तों क्या किया गया था, संविधान सभा का चुनाव कराया गया था जुलाई 1946 में, यानी 1946 में। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम अपना अगला फैक्ट देखते हैं, वो क्या है दोस्तों, देखिए संविधान सभा के निर्माण के लिए दोस्तों प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। आप इसको इस तरह से समझिए। देखिए जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, तो आप उसको इस तरह से याद रखिएगा, जुलाई 1946 में हुआ था। उसमें क्या बातें की गई थी दोस्तों, उसमें हुआ क्या था कि संविधान सभा के निर्माण के लिए यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी दोस्तों, जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या किया गया था, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, प्रत्येक प्रांत मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो आज हमारा राज्य है उसी को उस समय प्रांत बोला जाता। प्रांत का मतलब होता है प्रोविंस,
इंग्लिश में उसको दोस्तों बोला जाता है प्रोविंस, जिसको आज हम राज्य कहते हैं, जिसको हम स्टेट कहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं 28 राज्य हैं, तो उसी तरह दोस्तों उसको प्रांत बोला जाता था, यानी प्रोविंस बोला जाता था। तो क्या किया गया था, प्रत्येक प्रांत को, मतलब हर एक प्रांत को क्या किया गया था दोस्तों, 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। यानी प्रत्येक प्रांत में क्या हुआ था दोस्तों, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। आप इसको इस तरह से समझिए कि उस समय जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था दोस्तों, तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें क्या किया गया था कि प्रत्येक प्रांत में क्या किया गया था, 10 लाख लोगों के लिए दोस्तों क्या किया गया था, एक प्रतिनिधि, एक कैंडिडेट को लिए दोस्तों लिया गया था, और सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों क्या किया गया था, पॉपुलेशन की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, जैसे आज आप देख रहे हैं ना, जैसे एमएलसी का मान लीजिए आपका क्या एमपी का चुनाव होता है, यानी सांसद का चुनाव होता है, और एमएलए का चुनाव होता है, यानी विधायक का चुनाव होता है। तो आप देखते हैं ना, आपकी विधानसभा क्षेत्र डिसाइड होती है कि हाँ, आप जिस स्थान से रहते हैं उसकी कुछ विधानसभा से क्षेत्र डिसाइड होती है, और वह जो विधानसभा क्षेत्र डिसाइड होती है दोस्तों, वह पॉपुलेशन के ही आधार पर होती है कि इतने जनसंख्या को मिला के दोस्तों तब आपकी विधानसभा क्षेत्र है, और जो सांसदीय क्षेत्र दोस्तों वह डिसाइड होता है। क्योंकि जैसे जब विधानसभा क्षेत्र बनती है तो उसमें कुछ कम लोगों की संख्या होती है सांसदीय क्षेत्र की तुलना में, क्योंकि ओवरऑल दोस्तों आप देखते हैं। तो इसलिए आप ऐसे याद रखिएगा, उस समय जो प्रांत थे दोस्तों, जो भारत में जो समय जो प्रांत होते थे, तो उस प्रांतों में से भी क्या किया गया दोस्तों, 10 लाख लोगों पर दोस्तों एक कैंडिडेट को माना गया। जैसे आज होता है, आज के समय आज ही की तरह दोस्तों पहले भी होता था, क्या किया जाता था कि 10 लाख लोगों पे दोस्तों एक कैंडिडेट को मान लिया गया, और उसी हिसाब से दोस्तों क्या कराया गया था, संविधान सभा का चुनाव कराया गया था, 1946 में कराया गया था। और यह जो चुनाव हुआ था दोस्तों, यह चुनाव भी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ था। तो आप ये दोनों के दोनों इफेक्ट याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में दोस्तों, 1946 में, तो कुल कितनी सीटों के लिए होता, क्योंकि आज भी आप भी देखते हैं दोस्तों, जो चुनाव होती है, जो केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, जो राज्य सरकार के चुनाव होते हैं, तो सीटें डिसाइड होती हैं कि इतनी सीटों के लिए चुनाव होंगे। तो उसी तरह दोस्तों उस समय भी क्या हुआ था कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, तो उसमें दोस्तों क्या क्या था, सीटें डिसाइड थी, यानी मेंबर डिसाइड थे। देखिए कुल 296 सदस्य दोस्तों ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित किए गए थे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें हुआ क्या था दोस्तों, 296 सदस्य यानी 296 कैंडिडेट को दोस्तों क्या किया गया था, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित किए गए थे। क्योंकि उस समय दोस्तों क्या था, अंग्रेज हमारे यहां पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के प्रांत। मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे उस दौरान, क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश भारत के प्रांत बोला जाता है दोस्तों। कुल 296 मेंबर दोस्तों क्या किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे 1946 के चुनाव में, यानी 1946 के चुनाव में। अब ये देखते हैं हम दोस्तों, उस 296 सीटें में देखो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी उस समय, 208 सीटें मिली थी। और जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 73 सीटें मिली थी। बाकी जो अन्य दल थे दोस्तों, जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनको कितनी सीटें मिली थी, उनको 15 सीटें मिली थी। तो आपके लिए यहां सीट पूरी की पूरी याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, और 4 ऑप्शन में से दे दिया जाता है कि मतलब कौन सी सीटें कितने से थी, कि मुस्लिम लीग को कितना मिला था, कांग्रेस को मिला था कितना, अन्य दल या स्वतंत्र उम्मीदवार कितने थे। तो आपको यह रटा होना चाहिए, सीधे सीधे आपकी जुबान पे यह याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि कुल 296 यानी 296 कैंडिडेट क्या होते दोस्तों, निर्वाचित हुए थे। उस 296 से दोस्तों 208 कौन थे, 208 तो दोस्तों कांग्रेस के थे, 73 यानी 73 कहां से थे दोस्तों, मुस्लिम लीग के थे, और जो 15 थे दोस्तों वह अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार को मिला के थे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको इस तरह से देखिए, मैं आपको इसको ग्राफ में समझा दे रहा हूं बढ़िया से, कि मतलब आप इसको किस तरह से देखिए, इसको टेबल बना के अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। चार्ट बना के देखिए कैसे क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कि कुल 296 सीट थी दोस्तों जो सीधे चुन के आए थे। सीटें बहुत थी, सीटें लगभग 389 के आसपास थी, लेकिन कुछ कहां से चुन, कितने लोग सदस्य चुने गए थे, 296 यानी 296 दोस्तों मेंबर निर्वाचित हुए थे। अब इस 296 में दोस्तों सबसे ज्यादा कहां से आए थे, वह कांग्रेस से आए थे। कितने आए थे, 208 यानी 208 कैंडिडेट किससे जीते दोस्तों, कांग्रेस से जीते थे। बाकी मुस्लिम लीग से कितने आए थे दोस्तों, मुस्लिम लीग से आए थे 73 यानी 73 कैंडिडेट जो दोस्तों थे वह मुस्लिम लीग से चुने गए थे। बाकी जो दोस्तों 15 सदस्य थे यानी 15 मेंबर कहां से थे, या अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार। आज भी देखते हैं ना, कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं।
अब आप देख रहे हैं कुछ प्रमुख पार्टियां होती है, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये मान लीजिए प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं जुड़ते, वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो उसी तरह दोस्तों क्या था, कुछ अन्य दल से थे और कुछ स्वतंत्र कैंडिडेट थे, मतलब ना तो वह मुस्लिम लीग की तरफ से लड़ रहे थे, ना ही दोस्तों वह कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे। तो इस तरह के कितने कैंडिडेट थे दोस्तों, इस तरह के 15 मेंबर थे। तो यानी 296 में से आप याद रखेंगे 208, 73 और 15, या तीनों ही क्रम आप अच्छे से याद रखें। अब हम देखते हैं दोस्तों कि और एक फैक्ट जो रह जाता है, जिससे क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है देखिए। जो संविधान सभा में दोस्तों कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, आप याद रखेंगे कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आए थे और 93 क्या था दोस्तों, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब आप पूछेंगे कि देसी रियासत कहाँ से यहाँ पर आ गई, जबकि जबकि उस समय क्या था, अंग्रेजों का अगर शासन था। तो ब्रिटिश प्रांत जब बोला जा रहा था, तो देसी रियासत क्या था, तो देसी रियासत ऐसा था दोस्तों, उस समय क्या थी, कुछ अलग अलग देखे होंगे ना रियासतें होती थी भारत में उस समय। जैसे जो राजा महाराजा, जो रजवाड़े लोग थे, उनकी रियासतें थी। तो वो रियासतें क्या थी दोस्तों, कुछ रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेजों की संधियों में शामिल नहीं हुई थी, मतलब वह स्वतंत्र रूप से वह रियासतें विद्यमान थी। तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों, जो रियासतें थी वो अपने को स्वतंत्र मानती थी और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अपने को नहीं मानती थी। इसी तरह क्या हुआ था दोस्तों कि कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। यही बातें यहां बताई गई दोस्तों कि कुल 389 कैंडिडेट का प्रावधान था दोस्तों संविधान सभा के चुनाव के लिए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसके लिए कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। अभी आपने देखा दोस्तों कि 296 लोग कुल जीत के आए थे 296। इस 296 में दोस्तों 208 कांग्रेस के थे, 73 दोस्तों मुस्लिम लीग के थे और 15 जो दोस्त थे वो अदर थे, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार थे। अब जो बाकी बच जाते हैं दोस्तों वह कितने थे, 93, यानी 93 सदस्य यही जो थे दोस्तों वह देसी रियासतों के क्या थे, प्रतिनिधि थे। आप याद रखेंगे दोस्तों, देसी रियासतों ने कहा था दोस्तों कि हम ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि वह दोस्तों अपने को स्वतंत्र मानते थे। तो उसी में दोस्तों जो 93 थे दोस्तों वह देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए, जो चुनाव हुआ था दोस्तों, चुनाव कितने लोगों के लिए हुआ था, तो कुल 296 सदस्यों के लिए दोस्तों क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत चुनाव हुए थे, यानी निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित मतलब जानते हो तो इतने लोगों के लिए वोट पड़ा था, यानी इतने लोगों के लिए वोटिंग कराई गई थी। उसमें से 208 कांग्रेस से आए थे, 73 मुस्लिम लीग से आए थे, 15 जो थे दोस्तों वो अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार से आए थे। जबकि संविधान सभा में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था, तो संविधान सभा में दोस्तों 389 यानी 389 कैंडिडेट का प्रावधान किया गया था। इस 389 में दोस्तों आप याद रखेंगे कि 296 निर्वाचित होकर आए थे, जबकि जो 93 हैं दोस्तों, जो 93 कैंडिडेट थे, यानी 93 जो कैंडिडेट थे दोस्तों वह देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया और इसको मैंने इसलिए दोस्तों बार बार आपको रिवाइज करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से दोस्तों जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। वहां आंकड़ों के लेके ही गलती होती है, क्योंकि आप देखेंगे ना अलग अलग बुक में क्या होता है दोस्तों, इसके अलग अलग आंकड़े कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग दी गई है और अच्छे से दोस्तों उसको डिकोडिंग नहीं किया गया है। तो आप इसको इसी तरह से टेबल के रूप में अगर आप इसको ऐसे बना के ग्राफ बना के याद रखेंगे, अगर आप इसको रिटर्न फॉर्म में याद करेंगे, मतलब एक कहानी के रूप में लिख के तो नहीं आप याद कर पाएंगे, लेकिन अगर आप टेबल फॉर्म में इसको याद करेंगे कि ओवरऑल 296, 208, 73, 15, 389, बस आपको 5 आंकड़े ही याद रखने, 6 आंकड़े 893। तो अगर आप इस आंकड़े को इमेज के रूप में याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हूँ। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या वनडे, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम में दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से लेकर क्वेश्चन आता रहता है। तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों लगभग अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखेंगे दोस्तों उसमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह ऐसा टॉपिक्स होता है जिससे आप सीधे सीधे नंबर ही गेन कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत होती है। और जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप दोस्तों क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी।
अब हम दोस्तों देखने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दोस्तों सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको भी देखने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में क्लियरिटी रहे। बाकी आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी की भी प्ले लिस्ट बनी है, वहां भी आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को अगर रिवाइज करके एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर कभी यह नहीं भूलेगा। यह आंकड़ा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार से हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप पूछेंगे ये अंतरिम सरकार है क्या? अंतरिम सरकार का मतलब होता है दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार को बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में इंटरिम गवर्नमेंट। अब अंतरिम का अर्थ क्या होता है? देखिए, आप अंतरिम को अगर तोड़ के पढ़ेंगे, अंतरिम मतलब अंत से पहले, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है दोस्तों अंतिम गवर्नमेंट से पहले। मतलब आप सब देख रहे हैं ना दोस्तों, यह घटना हो रही 1946 में यानी 1946 में, जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक नियम के हिसाब से, एक प्रक्रिया के हिसाब से दोस्तों आज देख रहे हैं हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चली आ रही है। लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं, जनता उनको चुनती है, संविधान के हिसाब से सारी कामें हो रही हैं। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, तो यह जो सरकार बनाई गई थी उसको अंतरिम सरकार इसीलिए नाम दिया गया था कि यह अंतिम से पहले की सरकार है, मतलब फाइनल से पहले सरकार है। अब इसको ये समझिए कि मेन सरकार से पहले की सरकार, इसलिए शब्द आया था दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट कब आई थी दोस्तों? 1946 में आई थी। अब इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे दोस्तों क्या होता है इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन आते रहते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार की। तो देखिए, इसके गठन के लिए दोस्तों निमंत्रण कब दिया गया था? तो 12 अगस्त 1946 को दोस्तों लॉर्ड बेबल के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। किसको दिया गया था? उस समय दोस्तों जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। तो आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे दोस्तों? सबसे पहले यही याद रखेंगे कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए दोस्तों निमंत्रण कब दिया गया था, यानी कब इनवाइट किया गया था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो इनवाइट कब किया गया था दोस्तों? 12 अगस्त 1946 को। तो आपके लिए डेट और ईयर सब याद रखना बहुत जरूरी है। कब किया गया था दोस्तों? 12 अगस्त यानी 12 अगस्त दोस्तों 1946 यानी 1946 में। और किसने आमंत्रित किया था दोस्तों? तो उस समय दोस्तों जो लॉर्ड बेबल था दोस्तों वायसराय, उसने दोस्तों आमंत्रित किया था। और किसको आमंत्रित किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी को। उस समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। क्योंकि समय आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों कांग्रेस से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, पूरी तरह उनका योगदान था। और लॉर्ड बेबल जो दोस्तों वायसराय बन था उस समय 1946 के आसपास, तो उसी ने दोस्तों क्या किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी को यह इनवाइट किया 12 अगस्त 1946 को कि आप आइए और अंतरिम सरकार का यानी इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद की जो घटना होती है वो क्या होती है? देखिए, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को यानी 24 अगस्त 1946 को क्या होता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की बातें की जाती है। और 2 सितंबर दोस्तों 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। यानी क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जब बेबल इनवाइट करता है नेहरू जी को, तो क्या होता है दोस्तों 24 अगस्त 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की बातें की जाती है। कब किया जाता है? 2 सितंबर 1946 को। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सोचते भी अगर कोई पूछ ले तो यह भूलिएगा नहीं। 2 सितंबर 1946 यानी 2 सितंबर 1946 को दोस्तों क्या होता है, भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और किसके नेतृत्व में किया जाता है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में किया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 यानी 1946 में होता है दोस्तों। और किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में दोस्तों भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बेबल ने दोस्तों नेहरू जी को इनवाइट किया था और नेहरू जी ने दोस्तों क्या किया, 1946 में 2 सितंबर को दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन किया। तो आप इतनी घटनाएं दोस्तों एक क्रम से ही ऐसे याद रखेंगे कि क्या कि देखिए 3 डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946। 12 अगस्त 1946 से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, बेबल ने नेहरू जी को इनवाइट किया कि आप आके अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट का। और 24 अगस्त 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी दिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, नेतृत्व का गठन किया। और उसी दिन उन्होंने बात की कि हाँ अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और अंतरिम सरकार के गठन के लिए दोस्तों जो डेट चुना गया वह 2 सितंबर
सितंबर 1946 की चुना गया दोस्तों, यानी 2 सितंबर 1946 में क्या किया गया दोस्तों, भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। प्रारंभ में दोस्तों यह एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं रही। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो मुस्लिम लीग 73 सीट जीत के आई थी, 73 सीटें जीत के आई थी दोस्तों, प्रारंभ में दोस्तों उसने इसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया मुस्लिम लीग में अंतरिम सरकार के गठन के निर्माण में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि क्या प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी थी इंटरिम गवर्नमेंट। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में दोस्तों मुस्लिम लीग ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था अंतरिम सरकार के गठन के निर्माण में, क्योंकि मुस्लिम लीग दोस्तों वैसे भी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड बुक आती है दोस्तों, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी कहानी बताई गई है। वो कहानी में अगर आपको यहाँ बताने लग जाऊंगा तो आपके एग्जाम के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको दोस्तों वही पढ़ाया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको तो बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी जो अच्छे से आती हैं। तो आप यहाँ इतना समझ लीजिए, मुस्लिम लीग इसलिए दोस्तों शामिल नहीं होनी चाहती थी क्योंकि मुस्लिम लीग दोस्तों कांग्रेस से जुड़ना ही नहीं चाहती थी। तो आप बस यहाँ पर छोटा सा इतना समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों क्या होती है, यानी स्टार्टिंग में, यहाँ प्रारंभ का इसलिए दोस्तों बात की जा रही है क्योंकि बाद में वो शामिल होती है, लेकिन प्रारंभ में दोस्तों जब 2 सितंबर 1946 का अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो उस समय दोस्तों मुस्लिम लीग क्या होती है दोस्तों, इसमें शामिल नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग तो इसमें शामिल नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस है तो चुना गया। अभी पूछेंगे आप सीधी कार्यवाही दिवस क्या है, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोल दिया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। आप इसको पहले इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, सीधी कार्यवाही दिवस को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, डायरेक्ट एक्शन डे। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में पेपर मिलेंगे, तो आप वहां आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि मुस्लिम लीग ने दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस कब चुना, तो आज चुना था दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। यानी दोस्तों यह भी डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 16 अगस्त 1946 को क्या होता दोस्तों, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, सीधी कार्यवाही दिवस का चुना था। तो अगस्त में चुना था और सितंबर में क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, किसका गठन किया दिया जाता है, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। क्योंकि जो दोस्तों इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस इसलिए चुना था कि दोस्तों यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस मतलब अंतरिम सरकार का गठन कर पाए। मतलब एक मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी उस समय दोस्तों कि कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करे, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही दिवस का आह्वान किया कि हम किसी भी तरह से क्या करें दोस्तों, मुस्लिम मतलब कांग्रेस को अंतरिम सरकार गठन करने से रोक ले। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों 2 सितंबर 1946 में क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। तो आप इसको इसलिए याद रखेंगे कि सीधी कार्यवाही दिवस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता कि कब किया गया था, तो 16 अगस्त दोस्तों 1946 को क्या किया गया था, सीधी कार्यवाही दिवस किसने चुना था दोस्तों, यह चुना था मुस्लिम लीग ने। इसके बाद देखिएगा अब दोस्तों क्या होता है, अक्टूबर 1946 में दोस्तों क्या होता है, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य क्या होते हैं, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना दोस्तों कि प्रारंभ में क्या होता है, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि मुस्लिम लीग दोस्तों इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं दोस्तों अक्टूबर 1946 में क्या होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य दोस्तों अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा, स्टेटमेंट इस तरह से एग्जाम में आता है। आप शब्दों पे गौर करिएगा, शब्दों पे अच्छे से गौर करेंगे तभी आप समझ पाएंगे स्टेटमेंट क्या आएगा दोस्तों। अगर आपसे स्टेटमेंट आता है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का यानी इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कर दिया गया, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट यह आएगा दोस्तों कि क्या प्रारंभ में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में भागीदारी थी। तो आप बताएंगे दोस्तों प्रारंभ में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में भागीदारी नहीं थी। अगर वो सही पूछता है तो आप वहां पे आप क्वेश्चन देख लेंगे, वहां कभी कभी पूछता नहीं करके और कभी कभी सही करके पूछते, तो आप स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और उसके बाद अगर स्टेटमेंट इस तरह आता है कि मुस्लिम लीग के दोस्तों 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए थे, तो वह शामिल कब हुए थे दोस्तों, अक्टूबर 1946 में। यानी अक्टूबर 1946 आते आते क्या होता दोस्तों, मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे उन 5 सदस्यों ने क्या किया दोस्तों, अंतरिम सरकार में शामिल होने का विचार किया, यानी इंटरिम गवर्नमेंट में दोस्तों क्या होते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसी अंतरिम सरकार में कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय था, वह मंत्रालय किसके पास था, वह मिनिस्ट्री किसके पास थी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको भी देख लीजिए दोस्तों। वह अंतरिम सरकार में मिनिस्ट्री किसके किसके पास, कौन सी मिनिस्ट्री। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के दौरान यानी इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान दोस्तों
खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर आपसे पूछा था दोस्तों रक्षा विभाग किसके पास था, तो रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। और विदेश मामले से संबंधित विभाग किसके पास था दोस्तों? तो वह था जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था, इस इंटरिम गवर्नमेंट में दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे दोस्तों? यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास थी? तो यह कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो आप जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के क्या बनते हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। और अंतरिम सरकार में अगर आपसे पूछा जाए रक्षा विभाग यानी डिफेंस से लेकर मिनिस्ट्री किसके पास थी? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी दोस्तों? वह थी बलदेव सिंह के पास। तो आप याद रखेंगे, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय किसके पास था? वह था बलदेव सिंह के पास। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, अंतरिम सरकार में विदेश मामले किसके पास था, यानी फॉरेन अफेयर्स किसके पास था दोस्तों? तो वह था जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। यानी नेहरू जी के पास दोस्तों उस समय क्या था? विदेश मामले था, यानी फॉरेन अफेयर्स, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास थी दोस्तों? वह जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, आज आपको जो संविधान सभा के चुनाव के बारे में पढ़ाया गया है और यह जो दोस्तों अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाया गया है, या आप मान के चलिए एकदम हॉट टॉपिक्स हैं। हॉट टॉपिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मतलब ये एकदम ज्वलंत सब्जेक्ट है, ज्वलंत पार्टिकुलर टॉपिक्स है, यानी पार्टिकुलर जो समझ लीजिए दोस्तों ये विषय खंड है। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। यह ऐसा टॉपिक्स, और ऐसा टॉपिक्स ऐसा भी इसलिए है दोस्तों, एक तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें गलतियां होने की संभावनाएं बहुत होती है, क्योंकि यहां पर डेट वोट का बहुत ज्यादा खेल होता है। अब अभी आपने देखा दोस्तों कि अगर आप संविधान सभा के चुनाव के बारे में आपने देखा कि वहां आपको 6 आंकड़े याद रखना है। क्या याद रखना है? 296, 208, 73, 15 और 389। अब आपको दोस्तों बताया गया कि क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह दोस्तों आपको इंटरिम गवर्नमेंट क्या याद रखना है? 12 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, अक्टूबर 1946। तो यहां दोस्तों इस तरह के आंकड़ों का बहुत खेल होता है। और एग्जाम में क्या दोस्तों है कि आंकड़े कोई और दे देगा, उसके सामने कुछ और प्रावधान दे देगा। अब वहां चारों के चारों ऑप्शन इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि आप सोचेंगे सही तो ये होना चाहिए, सही ये होना चाहिए, और इसी कंफ्यूजन में दोस्तों वहां गलती हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और बहुत ही अच्छे से दोस्तों क्या करेंगे, नोट डाउन भी करते चीजों को चलेंगे। और आप यह भी याद रखेंगे कि प्रारंभ में दोस्तों क्या था, मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन आगे चल के मुस्लिम लीग के 5 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या मिनिस्ट्री थी, बलदेव सिंह के पास क्या मिनिस्ट्री थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या मिनिस्ट्री थी। तो आप दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद का जो दोस्तों टॉपिक हमारा, जो भारत का विभाजन कैसे हुआ, स्वतंत्रता कैसे हमको मिली, इसके लिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अभी तक की चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपको और कुछ पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बर्डन हो जाएगा। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों क्या कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में, आपके रिलेटिव में जो भी दोस्तों कोई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उनको वीडियो उन तक शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों उनको भी पता चलता रहे कि किस हिसाब से पढ़ाई आपको करना है और किस तरह से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को लेकर चलना है दोस्तों, तो उनको भी यह चीज़ें पता चलती रहे। बाकी आप सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका जो भी टारगेट होगा, आपका जो भी उद्देश्य होगा लाइफ में बनने के लिए, आप उसको दोस्तों हमेशा याद रखेंगे और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।